नमस्कार साथियों। जिस तरीके से लगातार कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से आज भी 300 से ज़्यादा केस आए बाड़मेर के अंदर और अस्पताल पूरा का पूरा फुल हो चुका है। आज उसी को लेकर सबसे बड़ा इंटरव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, वो बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, डॉक्टर आर के आशु जी। इनसे बातचीत जानेंगे कि किस तरीके के वर्तमान के हालात है अस्पताल के अंदर और किस तरीके से इस समय ऑक्सीजन बेड की किल्लत है या अस्पताल के अंदर जो बेड का अस्पताल था उसमें भर्ती है, उनकी क्या हालत है और किस तरीके के गंभीर मरीज दिनेश जी अस्पताल में आ रहे हैं। इसकी जांच के दौरान वो लोग हैं उनको जागरूक करें, क्योंकि दिनेश कल जी प्रिंसिपल साहब ने दिनेश जी आपकी आवाज अपनी साफ नहीं आ रही है। दिनेश जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मुझे बताया फ्रेगमेंटेड आ रही है। जी सर, वो इंटरनेट अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में फ्रेगमेंट हो रही है। मेरे को आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? जी सर, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। ओके सर। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इस समय आज के दिन जब आप लगातार कई घंटों तक अस्पताल के अंदर रहते हैं, खुद कोविड वार्ड के अंदर एक एक मरीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लगातार हालातों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो किस तरीके के हालात इस अस्पताल के इस वक्त है? देखिए, वास्तव में हालात बहुत ही विकट है। आप सब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज बाड़मेर से जुड़े हुए हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो 200 बेड की है। हम लोगों ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए, सभी पेशेंट्स को कोरोना के पेशेंट्स के बेड में बदल दिया और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेड्स भी लगाए और इस समय हम लगभग दुगने 376 बेड पर कोरोना के पेशेंट को भर्ती किए हुए हैं। और हालत अभी यह है कि अभी भी हमारे पास में इमरजेंसी के अंदर कुछ पेशेंट इंतजार करने लग गए हैं और जो भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें से 90% पेशेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही विकट हालात में आ रहे हैं। उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। साधारण ऑक्सीजन से जो हम नेजल फ्लो से देते हैं 2 से 4 लीटर, वो भी हमारे को कम पड़ रही है। ज्यादातर पेशेंट हाई फ्लो मास्क पे हैं और अधिकांश पेशेंट्स को उनको हमें वेंटिलेटर पे या बाईपैप पे लेना पड़ रहा है। सर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो मरीज यहाँ पर पहुंचता है उसको उसकी कंडीशन ऐसा बताया जाता है बहुत खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है सर, गांव के लोग या शहर के लोग ये सब लापरवाही करते हैं, शुरुआती लक्षण में इस बात को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिसके चलते आंखों दिख जाते हैं। जब वो पूरा पूरा फैल जाता है तब जाकर वो डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं, तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा दिनेश जी। वास्तविक हालात यही है। शुरुआती समय में एक तो पहले तो लापरवाही बरत रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। लापरवाही बरतने के बाद में जब उसको कोरोना के लक्षण प्रकट होते हैं, सबसे पहले उसको खांसी जुकाम या बुखार कुछ इस प्रकार की कोई चीज जब होती है, तो वो शुरुआती समय में इसको या तो साधारण समझते हैं या जानबूझ के कहीं उसको कोरोना मान के लोग बाग कुछ दूरी नहीं बना लें, वो अपने लक्षण को छुपाते हैं। 5 दिन 7 दिन निकल जाते हैं। 5-7 दिन निकलने के बाद में आजकल जो कोरोना है, हमने ये देखा है कि ज्यादातर पेशेंट्स वो 5वें 7वें या 8वें दिन जो है उनको एकदम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। और वो पेशेंट अगर शुरुआती समय में अगर इलाज करना शुरू करवा लें तो शायद इस प्रकार की स्थिति नहीं आए। मेरा ऐसा मानना है। मैंने लोगों से बार बार अपील की है, समाचार पत्र के माध्यम से भी अपील की है, आपके माध्यम से भी अपील की है कि शुरुआती समय में ही वो अपने लक्षण को पहचान कर छुपाए नहीं, नजदीकी डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर्स के पास में उनका इलाज इमीडिएटली होता भी है। दवाइयां जो है वो मुफ्त सरकार ने रखवा रखी है सब जगह पे। वो दवाई अगर लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो इतनी गंभीर स्थिति में नहीं आएंगे। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जो हालात आज के समय में है उसके अंदर जो ज्यादातर जो मरीज है उन मरीजों में क्या चीज देखी जा रही है, कौन से डॉक्टर चाहे वो भूख के तरीके के हैं या फांसी के देखते हैं या किस तरीके के मरीज ज्यादातर सामने आ रहे हैं? ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो सभी तरह के हैं।
कम उम्र के भी आ रहे हैं, ज्यादा उम्र के भी आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि 15-16 साल से कम उम्र के कोई पेशेंट्स हमारे यहाँ पे नहीं आए हैं। करीबन समझ लीजिए कि 30 से 40% पेशेंट हमारे पास में अभी 50 साल से कम उम्र के लोग आ रहे हैं, और वो सभी गंभीर स्थिति में आ रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारे संसाधन हमने सारे झोंक रखे हैं, आप सबने को देखा भी है। आपने भी कई बार अस्पताल का विजिट किया होगा और आपने देखा होगा कि मैं खुद घंटों तक अस्पताल में हूँ, हमारे पीएमओ भी अस्पताल में है। जितने भी मेरे फिजिशियंस हैं, अभी मेडिकल कॉलेज में हमारे पास में बहुत ज्यादा फिजिशियंस है नहीं, 6 फिजिशियंस हमारे साथ में है। उसके अलावा चेस्ट एंड टीबी के डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, वो सभी रात दिन लगे हुए हैं। एक एक डॉक्टर जो है 70-70, 80-80 मरीज को देख रहा है, जो भर्ती है, बाकी सब काम छोड़ के। हाँ सर, मुझे एक बात बताइए कि क्या सर पहली लहर के अंदर 2020 आई और 2021 आई थी, वो किस तरीके का फर्क आपने देखा? क्योंकि आप लंबा एक्सपीरियंस हो गया है आपको, आप लगातार मरीजों को पहली लहर के दौरान भी आपने ट्रीट किया था, दूसरी लहर में आप पूरा लगातार 24 घंटे वॉच करते थे, क्या फर्क है सर? पहले जो पेशेंट्स थे, वो पेशेंट को उनको न्यूमोनिया बहुत कम पेशेंट्स में हुआ, और हम उन पेशेंट्स को बचाने में बहुत इजीली कामयाब हो गए। लेकिन अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं, कुछ तो लापरवाही समझ लीजिए, कुछ लोग देर से आ रहे हैं, इस कारण से वो ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास में जो आ रहे हैं, वो न्यूमोनिया से ग्रसित होकर आ रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और ये बहुत भयावह भी है। आप इसको इस चीज को समझ लीजिए। ये सभी लोगों को, जो बाड़मेर के लोग हैं या बल्कि जो लोग इस टीवी को सुन रहे हैं, उन सबके लिए समझने की बात है कि अपने शुरुआती लक्षणों को छुपाए नहीं और इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, तो डेफिनेटली उनको गंभीर स्थिति में नहीं आना पड़ेगा। सर, इस जंग को जीतने के लिए क्या आम आदमी को अपील करेंगे किस तरीके से? क्योंकि देखो सर, अस्पताल तो फुल हो गए हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर का करते हैं, लेकिन अब बारी है डॉक्टर के बिना, जनता के बिना सेहत, तो किस तरीके से वो अपनी सावधानी रखे, किस तरीके से करे ताकि अगले कुछ दिनों में हालात सही हो? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, सभी माध्यम से ये कहा जा रहा है कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। अपने आप को कोरोना से बचाए रखने के लिए हर समय वो मास्क का यूज करे। यदि संभव हो तो आजकल यह भी कहने लग गए हैं कि संभव हो तो वो एक नहीं बल्कि 2 मास्क एक साथ यूज करे। किसी भी समय ऐसा नहीं हो कि वो मास्क जब यूज करे तब नाक को ढके नहीं, यानी कि पूरे अच्छी तरह से मास्क को यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बना के रखे जब भी कभी बाहर जाए तो। बल्कि मेरा तो बार बार यही मानना है कि यदि संभव हो तो जहां तक संभव हो बाहर जाए ही नहीं। शादियों में आपने देखा होगा कि कई जगह पे इतनी भीड़ हो रही है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ जाएगा यदि हमारी शादी जो है रिश्तेदार की, वो साधारण तरीके से हो जाएगी, हम उसमें कम अटेंड करेंगे या नहीं अटेंड करेंगे। किसी अपने प्रियजन को खोने से बहुत बेहतर है कि कम लोग शादी को अटेंड करें और साधारण तरीके से शादी करें। इसके अलावा बाकी जो मैंने एक और चीज अभी आपसे कही कि लोगों को ये देखना होगा कि जैसे ही उनको कोरोना के लक्षण हो, इमीडिएटली वो डॉक्टर को संपर्क करें और अपना इलाज शुरू कराएं, तो वो गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। सर, इस वक्त ऑक्सीजन के क्या हालात है हमारे ऑक्सीजन कितनी कैपेसिटी देगी, कितने सिलेंडर यूज हो रहे हैं, कितने जनरेट हो रहे हैं, उसको लेकर कि उसको भी बहुत बड़े स्तर पर आपको मैनेज करना पड़ रहा है, इतनी खपत है। अभी अभी हमारे ऑक्सीजन के यह हालात है कि हमारे अस्पताल के अंदर ही 700 से 1000 सिलेंडर के बीच में रोजाना यूज हो रहे हैं। कुछ सिलेंडर तो हमें, जो हमारा खुद का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है 90 सिलेंडर की कैपेसिटी का, वो फुल कैपेसिटी से पिछले लगभग 3-4 हफ्तों से काम कर रहा है। उसके अलावा प्राइवेट जो हमारे हैं या लोकल, वहां से 300-400 सिलेंडर मिल जाते हैं। बाकी सिलेंडर हमें जिला प्रशासन अवेलेबल करा रहा है। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई भी सप्लाई चेन किसी भी थोड़ी भी समय के लिए यदि टूट गई तो कैसी स्थिति हो जाएगी। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी तो जैसे आपने बताया कि 370 आपकी बेड है वो फुल है, तो सर अब बाकी कैसे व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि पेशेंट का आने का सिलसिला तो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज 80 के आसपास डिस्चार्ज हुए, कल 110 डिस्चार्ज हुए थे, लेकिन जो मरीजों की आने की संख्या है वो ज्यादा है, रिकवरी बहुत इसको मैनेज करने के लिए किस तरीके की प्लानिंग की गई है? देखिए, हम लोगों ने जहां तक संभव हुआ हमने हमारे बेड्स को बढ़ाया है।
आपको मालूम है कि केम्स वालों ने हमें 100 बेड का अस्पताल और बना के देने का वायदा किया है और लगभग वो पूरा हो चुका है। तो वो पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की कम जरूरत होगी या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी लेकिन अस्पताल की जरूरत होगी, उन पेशेंट्स को हम वहां रख पाएंगे, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन के बेड्स हम बढ़ाने हमारे लिए अब संभव नहीं होगा। पता नहीं उस समय ऑक्सीजन की हमारे को उतनी मात्रा मिल पाए या नहीं मिल पाए। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है। तो और इसके अलावा जो पेशेंट्स हमारे काफी दिन रह जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, उनको जब हम डिस्चार्ज करते हैं, उन्हीं पेशेंट्स के जो बेड खाली होते हैं उनको हम नए पेशेंट्स को ले सकते हैं। सर बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ के दौरान कि वो सब माना जाए कि हाँ आपको कोरोना है, आपसे जान। दिनेश जी, आपकी आवाज वापस कटने लग गई है, एक बार पुनः। हाँ, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि लक्षण क्या है आज के समय के अंदर, किस चीज के? कोरोना के लक्षण? वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि लक्षण? हाँ, आप कोरोना के लक्षण के बारे में जानना चाहते हैं? जी सर। कोरोना के लक्षण: गला एकदम खराब हो जाना, नाक बहने लगना, छींके आना और तेजी से बुखार होना। और साधारण बुखार को इसको नहीं समझे, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, ये लक्षण है। अगर समय ज्यादा बीत जाता है और संक्रमण यदि फेफड़ों में फैल जाता है तो उसको सांस में तकलीफ हो जाती है। यदि उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन समय पे नापते रहे, जो कि 97 नॉर्मल होता है, 92 तक उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। 92 से नीचे आते ही उसको डॉक्टर के पास में आना चाहिए और अस्पताल आना चाहिए। उससे पहले जो साधारण दवाइयां हैं उन्हीं से कोरोना ठीक हो जाएगा। सर मेरा अगला बिल्कुल सवाल साधारण लक्षण है, ये बिल्कुल साधारण लक्षण है जो अमूमन हम लोग खांसी जुकाम मान के छोड़ देते हैं। सर अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये सर आमतौर पर क्या यही अभी लक्षण होंगे? जैसे मौसम भी एक दो दिनों में काफी चेंज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये डर है कि मौसम चेंज होने के साथ में यदि खांसी जुकाम के पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हो सकता है कि कोरोना और अधिक भयावह हो जाए और हमारे लिए इन चीजों को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। सर मेरा अगला सवाल है कि सारा पूरा जिले का जो मोस्ट ऑफ जो क्लस्टर है वो मेडिकल कॉलेज के जो अस्पताल है, तो अब क्या ऐसी व्यवस्था की है कि गाँव की व्यवस्था की कोरोना के मरीजों को साथ जैसे बाइकों के अंदर तो बना दिया गया, वहाँ 20-25 मरीज भर्ती है, ताकि कहीं न कहीं जो ये अस्पताल है यहाँ पर गंभीर मरीजों को ले जाए। इस तरीके की भी प्लानिंग की जा रही सर? बिल्कुल ये प्लानिंग की जा रही है। आपको मालूम है कि बायतू के अंदर भी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने एक 100 बेड का अस्पताल बनवाया है, जिससे डेफिनेटली बायतू के जो पेशेंट्स हैं वो वहीं पर भी ट्रीट हो सकेंगे और हमारे अस्पताल पे बोझ थोड़ा कम होगा। इसी प्रकार इस प्रकार की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सीएमएचओ साहब के साथ और कलेक्टर साहब के साथ में बैठकर कि किस प्रकार जो पेरिफेरी में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ट्रीटमेंट भी अर्ली हो जाए और कुछ जो शुरुआती और कम लक्षण वाले जो पेशेंट्स हैं उनको वहीं ट्रीट करें, तो जिला अस्पताल पे बोझ शायद कम पड़ेगा। सर एक आम मरीज के लिए सर जो गवर्नमेंट के जो पीएचसी या सीएचसी है वहां पर क्या सर कोरोना की दवाई उपलब्ध है? वहां पर प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं उसको खत्म करने के लिए वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, हर पीएचसी हर सीएचसी पे कोरोना की जो शुरुआती लक्षण है या इनिशियल स्टेज का जो कोरोना है उनकी दवाई उपलब्ध है। यदि रोगी समय पर वहां जाए और डॉक्टर से कंसल्ट करे, वह सारी दवाइयां उनको मुफ्त मिलती है। उनको बता भी दिया जाता है कि किस किस तरह से वो दवाइयां लेनी है। अगर वो दवाई लेंगे तो वो गंभीर संक्रमण से संक्रमित नहीं होंगे। सर सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, तो सब ये जानना चाहते हैं कि टेस्ट करवाते हैं, नेगेटिव आता है, सीटी स्कैन में उसका स्पॉट हो जाता है, फेफड़ों में इंफेक्शन आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? आपकी आवाज फिर दिक्कत करने लग गई है, एक बार दोबारा पूछेंगे? जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे टेस्ट कराते हैं कोरोना का वो नेगेटिव आ जाता है और फिर हाँ, सीटी स्कैन करवाते हैं उसमें वो स्कोर आ जाता है, बताते हैं कि फिर फेफड़ों में इंफेक्शन है। ऐसा क्यों होता है सर? बहुत से लोगों में ये ऐसा, भ्रम। हाँ, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताता हूँ कि जो आरटीपीसीआर जो है सबसे विश्वसनीय टेस्ट है, उस प्रकार का जो टेस्ट है, वह टेस्ट भी सभी पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। वो इन्फेक्टिव स्टेज में होता है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे हैं, ये समझ लीजिए करीबन 20 से 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोरोना से ग्रसित होते हैं
लेकिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होगा, परंतु अगर एचआरसीटी अगर हम करवाएंगे तो फेफड़ों में संक्रमण का जो है वह उसका पता चल जाएगा। और आज की हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ज्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास में आ रहे हैं, खासतौर से बाड़मेर में, ये समझ लीजिए कि जितने आरटीपीसीआर पॉजिटिव हैं, उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि एचआरसीटी पॉजिटिव है और हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और वही पेशेंट हमारे को ज्यादा गंभीर अवस्था में आते हैं और उनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सर मुझे एक बात बताइए कि अभी भी लोगों की लगातार पिछले 1 सप्ताह में मौत हुई है, उसमें ज्यादातर कौन लोग हैं, कौन सी उम्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं या सब मिक्स है, या किस तरीके से सर इन सब जो मौत हो रही है वो क्या एनालिसिस बता रही है? ज्यादातर लोग जो हैं, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी अगर बड़ा नंबर देखा जाए तो 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का है, लेकिन पुराने जमाने में जो पिछला जो कोरोना हुआ था, उस कोरोना में ज्यादातर पेशेंट्स जो थे हमारे शहरी क्षेत्रों से थे। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, बल्कि ज्यादातर पेशेंट्स हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से है। और बाड़मेर की अगर हम देखा जाए तो जो धोरीमन्ना और सांचौर साइड के जो पेशेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ पे बहुत ही अधिक नंबर में आए हैं। सर जो लोग कोविड पॉजिटिव है, घर पर है, अपने घर पर है, होम आइसोलेशन पे है, वो किस तरीके से अपनी देखभाल करे, उसके लिए सर किस तरीके की सलाह देना चाहिए? पॉजिटिव घर पर है, उन्हें किस तरीके से अपने आप को केयर, किस तरीके की दवाई लेनी चाहिए, क्या? जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं और डॉक्टर ने उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी है, उस होम आइसोलेशन का पूर्णतया उसे पालन करना चाहिए। वो अपने आप को अगर संभव हो तो अपने एक ही कमरे में रहे, दूसरे सभी लोगों से मिले जुले नहीं, अपना सारा काम जो है वह स्वयं करे, और जो ट्रीटमेंट उसको दिया गया है उस ट्रीटमेंट का उसको पूरे तरीके से लेना है। इसके साथ ही वो लोग जो कि उसके साथ में रह रहे हैं घर के अंदर, वो लोग उस समय हर समय मास्क का उपयोग करें ताकि उनको भी संक्रमण नहीं हो पाए। सर जो मैं आपसे लास्ट तो आपने बताया था कि एक बड़ी समस्या आ रही है कि कोविड जो पॉजिटिव अस्पताल के अंदर भर्ती है, उनके साथ 3-4 अटेंडर हो जाते हैं, वो अटेंडर लगातार मतलब घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तो इन सब चीजों को तो रोकने की तो आपने प्लानिंग की थी, वो कहाँ तक सफल हुई? उसके लिए यहाँ तक कि आपने पुलिस बल भी बुलवाया, वो उन सब में जो कोविड पॉजिटिव मरीज है उनके रिश्तेदारों से या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके रिश्तेदारों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे ऊपर भरोसा करें और अनावश्यक रूप से अपने रिश्तेदार के साथ में बैठकर कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा नहीं दे। वे न केवल वे खुद संक्रमित होंगे, लेकिन अभी हॉस्पिटल पूरा हमारा एक तरह से हम ये कहें कि कोरोना का ज्वालामुखी बना हुआ है तो गलत नहीं होगा। वो जो भी अटेंडेंट है हमारे यहाँ पे पेशेंट्स के, वो जब अस्पताल में आएंगे तो लगभग ये समझ लीजिए कि ज्यादातर पेशेंट जो है वो कोरोना से ग्रसित होके अपने घर जाएंगे, न केवल अपने आप को संक्रमित करेंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी संक्रमित करेंगे। बार बार हम लोग समझाते हैं लोगों को कि प्लीज हम पर भरोसा रखिए, अस्पताल में अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं करिए। हमने इस बारे में जिला प्रशासन से भी बात की है, उन्होंने कुछ पुलिस की गश्त भी बढ़ाई है, सख्ती भी की है, लेकिन ये सारे इंतजामात अभी भी नाकाफी साबित हो रहे हैं और अभी भी लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें अनावश्यक रूप से अस्पताल में भीड़ नहीं करनी चाहिए। सर मेरा अंतिम सवाल, आप क्या आपका कनेक्शन फिर डिस्टर्ब कर रहा है। अंतिम सवाल है कि आखिर बाड़मेर जिले के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? बाड़मेर के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें, नंबर 1, और नंबर 2 जो है, कोरोना के शुरुआती लक्षण होते ही वो डॉक्टर को दिखाए, या जो भी अगर उनके गांव में कोई नर्स है तो उनको दिखाए। सभी के पास में कोरोना के शुरुआती लक्षणों वाले जो ट्रीटमेंट है अवेलेबल है, मुफ्त अवेलेबल है, वो ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करें, अपने आप को आइसोलेशन में रखें और अपने आप को ज्यादा संक्रमित ना करें, ज्यादा गंभीर रोग से ग्रसित ना करें। शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। हम चाहते हैं किसी भी तरीके से जो अभी के हालात हैं उससे निपटने में। नमस्कार दिनेश जी, आपने मुझे सभी लोगों से रूबरू होने के लिए मौका दिया।
शुक्रिया। शुक्रिया सर। आपने देखा बाद में किस तरीके के मरीज सामने आ रहे हैं, किस तरीके के मरीजों की मौत हो रही है, कहाँ से मरीज आ रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर, और जो आदमी होम आइसोलेशन पर है वो किस तरीके से खुद का इलाज करे, इन सब बातों को लेकर और वर्तमान के हालातों को बातों को लेकर हमने चर्चा की। मकसद सिर्फ इतना सा है, किसी भी तरीके से इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके मन के जो सवाल थे कोविड को लेकर, वर्तमान हालातों को लेकर, उन सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश थी छोटी सी। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है कि जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसकी पूरी तरीके से पालना करें ताकि हम इस जंग को जीत सकें। शुक्रिया।